सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वैदिक पीरियड का। ऋग्वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसे जो है इमर्ज होती है और कैसे लेटर वैदिक पीरियड में उसका चेंज होता है, बदलाव होता है। तो पहला फैक्टर सोसाइटी का है। आप जानते हो कि हमारी सोसाइटी किस पर बेस्ड थी? कबीले पर, ट्राइब पर बेस्ड थी। ट्राइब बेस्ड थी और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। कैसी? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा। लेकिन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के बावजूद स्त्रियों की जो स्थिति थी, द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज गुड, अच्छी थी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों थी? एक मेन रीजन बता रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा? एक बात बताइए, क्यों थी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी? जो उस टाइम में मेल थे ना, वो बाहर जाकर शिकार करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, है ना? शिकार नहीं हुआ वैदिक पीरियड में, बल्कि युद्ध हुआ, युद्ध। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वॉज बिकॉज ऑफ वॉर। किसकी वजह से? वॉर। वॉर में महिलाएं नहीं जाती थी, पुरुष जाते थे, पुरुष लड़ते थे। इसी वजह से सोसाइटी कैसी हो गई? मेल डोमिनेटिंग हो गई, पुरुष प्रधान समाज हो गया। लेकिन महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। राइट टू एजुकेशन था उनके पास, ठीक है, महिलाओं के पास। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटी, असेंबलीज में आती थी महिलाएं। राजनीतिक सभा और समिति में महिलाओं का जिक्र है, आती थी, ठीक है। और ऋग्वैदिक पीरियड में एक चीज वो थी जो आज की डेट में पुरुषों के पास भी नहीं, वो चीज थी। कोई बच्चा बता देगा क्या ऐसी चीज थी उन महिलाओं के पास जो आज की डेट में पुरुषों तक पे नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी चीज है। नहीं आंसर? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर चुनने का अधिकार, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ा है तुमने? कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई। बर चुनने का अधिकार, राइट टू चूज हर हस्बैंड। आज की डेट में पुरुषों को भी यह अधिकार नहीं है। ऑफिशियली बोल रहा हूं, कभी आप ये समझे क्यों नहीं है? क्योंकि टुडे इज मैरिज इज बिटवीन टू फैमिलीज। किसके बीच में होती है? टू फैमिलीज के बीच में होती है। और ऋग्वैदिक पीरियड में मैरी दो लोगों के बीच में होती थी। किसके बीच में? दोनों में अंतर है। दो लोगों के बीच में कैसे? ऋषि अगस्त, ठीक है, से शादी करती है लोपामुद्रा। कौन? प्रिंसेस, राजकुमारी, ठीक है, और बड़े सम्मान से उनकी शादी होती है। समझ गए बात? यह अधिकार आज की डेट में, ठीक है। और मैंने आज के बारे में बता दिया आपको कि टुडे जो मैरिज है, आज की जो मैरिज है, विवाह प्रोग्राम या फिर विवाह संस्कार जो है वो दो परिवारों के बीच में है, और पहले दो व्यक्तियों के बीच में था। और आज वधु चुनने का अधिकार
पुरुष को भी नहीं है इंडियन सोसाइटी में। यह अधिकार नहीं है, तुम्हारे परिवार का अधिकार है। अब ये मत कहना लव मैरिज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली मैरिज, लिख लो, समझ लो, मतलब ऐसे। और समाज में अगला फीचर नंबर 3, समाज में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, कोई वर्गीकरण नहीं था। ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण सिस्टम, मगर जाति व्यवस्था नहीं थी। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है वर्ण व्यवस्था में। कौन सा क्लासिफिकेशन? इकोनॉमी। वर्ण व्यवस्था वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेसिस पर हमने बांटा था उसे, जो बाद में किसके बेसिस पर हो गई? बर्थ के बेसिस पर। अभी इकोनॉमी के बेसिस पर है। फला आदमी पोट्री करता है तो वो पोटर कहलाया, लेकिन उसकी औलाद जो है वो क्या कर सकती है? धर्म ग्रंथों की स्टडी कर सकती है तो वो ब्राह्मण कहलाएगी। एक कुम्हार का बेटा क्या बन सकता है? ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा कि बाद में कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, चाहे वो कितना ही इंटेलेक्चुअल हो। ये ब्राह्मणिज्म है। लेकिन ऋग्वेदी पीरियड में ऐसा नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था क्लासिफिकेशन पर बेस्ड थी, बहुत जरूरी था क्लासिफिकेशन। गौतम बुद्धा बाद में इस क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट। वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट किया है गौतम बुद्धा ने। कहा है हर एक व्यक्ति जन्म से क्या होता है? शूद्र होता है, और प्रीस्ट तो हमें बनना होता है अपने जीवन में। गजब क्लासिफिकेशन है। ऋग्वेदा पीरियड में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, मगर वर्ण व्यवस्था वो बेस्ड ऑन इकोनॉमी। ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखिए, समाज रंग पर आधारित था। एनसीईआरटी पढ़ी है, रंग भेद था समाज में। वर्ण का मतलब ही रंग होता है। ये जो वर्ण शब्द है इसका मतलब क्या होता है? कलर। तो ऋग्वेदिक पीरियड वॉज बेस्ड ऑन कलर। एक तो कैसा रंग? काला, और एक गोरा। चुटकी दे दे श्याम नचावत हंसत सभी मुस्कात हैं। श्याम के रंग को देखकर सभी क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। श्याम कौन? श्री कृष्ण। ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण की जो जन्म है उसको कृष्ण रंग देने का एक इंपॉर्टेंट कोज ये था कि कालों को, जो काले रंग के लोग हैं, उनको स्टेटस मिले, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस। समझ रहे हो? जब सोसाइटी में कोई बड़ा आदमी उसी रंग का हो जाता है तो फिर परवाह नहीं रहती। काले हैं तो क्या हुआ, बराक ओबामा भी तो काला है। ये कंपैरिजन किस में मिलता है हमको? सोसाइटी में मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो लिखिए सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कलर बेस्ड। श्याम लिखिए, श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण। श्याम मतलब काला रंग, श्वेत मतलब गोरे लोग। और दूसरा क्लासिफिकेशन सोसाइटी में मिलता है इंडिजिनस पीपल और फॉरेनर, स्थानीय लोग और विदेशी लोग। समझ गए? आर्यंस कैसे थे? विदेशी थे। और यहां के जो लोग थे
ठीक है, अब ध्यान से समझिए। 3 ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्वेश्चन पक्का मिलना है। सोसाइटी वाज ट्रूली बेस्ड ऑन 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स। नंबर 1, यहां पर आर्यंस थे। कौन थे? नंबर 2, यहां दास थे। नंबर 3, यहां दस्यु थे। द 3 टर्म्स मस्ट बी क्लियर। अभी क्लियर नहीं होंगे, मैं लिख कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ रखिए। आर्यंस, दास, दस्यु और दस्यु। दस्यु was the candidate, was the people who was the indigenous people of the India। जो मूल निवासी लोग हैं वो दस्यु हैं, जिनको गुलाम बनाया गया। क्या बनाया गया? गुलाम बनाया गया, जो शूद्र बने बाद में। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शूद्र हैं, एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने आप को कई जगह पर मूल निवासी लोग कहते हैं। मूल निवासी संघ चल रहा है उनका। क्यों? कौन है वो? दस्यु। कौन है? अब ये जो दस्यु लोग हैं ये मूल निवासी हैं। अब दास, अब ध्यान से समझिए, और आर्यंस विदेशी लोग हैं। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि दास और आर्यंस विदेशी लोग हैं? तो इसका आंसर जो है आप इस तरह से समझिए कि आर्यंस दस्युओं को जो है ना बहुत बुरा भला कहते हैं, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार भी करते हैं। दास के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके बारे में गलत नहीं कहते। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबर, इब्राहिम लोधी, दोनों ही आउटसाइड इंडिया हैं, दोनों ही मुसलमान हैं, होते हैं। इसलिए बाबर इब्राहिम लोधी को जब हराता है पानीपत के प्रथम बैटल में, फर्स्ट बैटल में, तो हराने के बाद में वो उसके साथ बदतमीजी नहीं करता और ना ही उसे बदतमीज बोलता है। समझे? ना ही वो उसे क्या बोलता है? बदतमीज बोलता है। क्योंकि उसे पता है कि हम दोनों का रूट क्या है? एक ही है। कंपटीशन है उन दोनों में, मगर क्या नहीं है? रूट अलग नहीं है। इसकी वजह से वो उसे हरा तो देगा, लेकिन उसे बदतमीज नहीं बोलेगा, उसके बारे में बुरा भला नहीं लिखेगा। बिल्कुल वैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस और दासों के संबंधों को देखते हुए लगता है। लेकिन वहीं आर्यंस और दास दोनों ही दस्युओं को क्या देते हैं? गालियां देते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं, उनसे साथ में मारपीट करते हैं। पुरंदर द इंद्र, किलों को तोड़ने वाला, दस्युओं का विनाशक। किसका विनाशक? दस्युओं को खत्म करने वाला। इसका मतलब आर्यों का और दासों का संबंध देखने को मिलता है, लेकिन दस्युओं का देखने को नहीं मिलता। समझ गए? ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको। दास, आर्यंस, दस्यु। दास क्या है बताते हैं। दास होता है कमजोर वर्ग, तुम्हारा ही कमजोर वर्ग, तुम्हारा ही कमजोर वर्ग दास बन जाएगा। तुम्हारी कम्युनिटी में से तुम ऑफिसर बन जाओ, तो तुम अपने पड़ोसी के घर वाला जो लड़का है उसे अपना ड्राइवर रख लोगे, ही विल बी दास। लेकिन किसी दूसरे के कम्युनिटी के व्यक्ति को नहीं रखोगे तुम। इसलिए दास एक अलग सेक्शन है, जजमानी रिलेशन है उसके साथ। वहां से आ रहे हैं, घोड़े का अस्तबल को संभालने वाला भी चाहिए, अपना रखरखाव रखने को भी चाहिए। तो आर्यंस के साथ में जो कम्युनिटी आई है, जो उनके मेंटेनेंस के लिए जरूरी थी, वो कौन है? दास। दस्युओं के साथ उनका संघर्ष हुआ है, स्ट्रगल हुआ है। आर्यंस, दास, दस्यु का प्रोसेस समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन?
कोई खास संबंध नहीं। युद्ध भी हुए हैं मगर उन्हें गालियां नहीं दी गई हैं, उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा गया है। और दासों का आर्यन से रिलेशन है करीबी, नजदीकी, ठीक है, लेकिन दस्युओं से संघर्ष है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? 98% लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक। भारत सरकार में भी पहुंच गए वो लोग। देखिए, पूछो। जैसे महाभारत जो हुई थी उसमें सब बोलते हैं आर्यपुत्र, देखो आर्यपुत्र, तो मतलब कि जो पूरा जो महाभारत था उसी वो लेटर वैदिक पीरियड का है। महाभारत वॉज क्रिएटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड। मतलब सब बाहर हाँ, गुप्ता पीरियड में बता दूंगा मैं सब कुछ। ये इससे तो हम ये भी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बाहर से आए हैं, ये बहुत ही धूमिल क्वेश्चन हो चुका है। इंडिया इज द प्लेस ऑफ मिक्स ब्रीडिंग। काला भी मिलेगा, गोरा भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा। इंडिया की कोई रेशियल प्रजाति रही नहीं गई है कि हम ये कह सके कि रेसिज्म तौर पर या रेशियल तौर पर ये प्योर इंडियन है। क्या है? इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत धूमिल हो गया कि आर्यंस बाहर से आए थे, कहीं से भी आए हों। अब तो 5000 साल पहले से हम यहीं रह रहे हैं और कोई ये नहीं कह सकता प्योर दस्यु ये रहा मूल निवासी। कुछ फीचर हैं आर्यंस के, पढ़ोगे आप। नागाज वाली वो बुक है, इंपोर्टेंट है, पढ़ सकते हो। आर्यंस के बारे में लिखा हुआ है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखी है किताबें। लेकिन ये क्वेश्चन अब धूमिल हो गया। नहीं, मतलब इस क्वेश्चन से जैसे उस टाइम पे तो मतलब बाहर से आए थे ना, मतलब हाँ, 1000 साल हो गए, लेकिन उस टाइम पे तो रिसेंट होगी जब महाभारत हुई थी, तो ये कह सकते हैं श्री कृष्ण ने बाहर वालों को साथ दिया। देखो मैं बताऊं क्या नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते। कोई इंडिया ऐसी चीज तो है नहीं कि वो पहले से ही भारत था। छोटे छोटे खंडों में और छोटे छोटे ट्राइब्स में और किंगडम्स में बटा हुआ था ये देश। तो अगर मगध कोई किंगडम है और मगध का राजा मथुरा के राजा पर अटैक करता है, तो मथुरा के लिए मगध वाले बाहर के लोग हैं या नहीं है? दैट टाइम मथुरा इज जस्ट लाइक पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाले कहेंगे हिंदुस्तान वालों का अटैक हो रहा है, या हिंदुस्तान वाले कहेंगे पाकिस्तान वालों का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो ऐसे ही मथुरा के जो लोग हैं सूरसैनी, वो भी तो ये कहेंगे कि मगध वासियों का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। कौन है बाहर से? बाहर से तो तब होते ना जब भारत एक पूरी तरीके से इंटायर नेशन होता हमेशा से। ज्योग्राफिकली बाहर से हैं क्योंकि उनके फीचर अलग थे। क्या फीचर अलग हैं ज्योग्राफिकली? वो आप जब डिटेल में पढ़ ही नहीं पाए आप एनसीईआरटी। आर्यंस के फीचर क्या हैं फिजिकली? लंबे, गोरे और वॉरियर टाइप पर्सनालिटी। बस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रेजेंट नाउ जिस तरीके के लोग हैं वैसे हैं आर्यंस के फीचर्स। और इंडिया में मिक्स ब्रीड है। क्या गोरे लोग कौन सी कम्युनिटी में नहीं पाए जा रहे बताओ? एससी और एसटी में गोरे लोग नहीं है, लंबे लोग नहीं है, हैं? क्या जो सवर्ण हैं, ऊंची जाति है, क्या उसमें काले लोग नहीं है, ठिगने लोग नहीं है, पतले लोग नहीं है? इसीलिए इंडिया इज अ प्लेस ऑफ मिक्स ब्रीडिंग टुडे। ठीक है, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर कट, द बर्जन ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम की फिजिकल एबिलिटी क्या है, समझ रहे हो? इर्तुगल गाजी चल रहा है आजकल, तुम्हें पता है, सुना होगा नाम, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। हाँ जी, चलिए, बड़ा रिवोल्यूशनरी, बताएंगे उसके बारे में भी। फीचर्स लंबे होते हैं, बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, वॉरियर होते हैं। ठीक है, एक बार लड़ाई हुई, तारक फतेह जानते हो, पाकिस्तान से, और क्या नाम है वो जो है टोपी लगा के
काला आदमी पतले सी जो आतंकवादी का दर्जा दिया है उसे भारत में। ये न्यूज़ उस पे आके वो करते हैं, चैनल पे जाते हैं। अरे यार ऐसे कैसे भूल गया, उसी पे तो बहस चली थी, अच्छी खासी वीडियो बिगड़ गई हमारी। बोलने अब कुछ खैर खबर रखा करो, जूते पड़ेंगे तुम। फंडिंग भी बहुत ज्यादा करता हाँ। है उसमें।